इन्होंने खुद बेटा अपना माइक्रोस्कोप बनाया था। ये खुद का इनका माइक्रोस्कोप था। जो तुम्हारे स्कूल में माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं, वो इसी डिजाइन से इन्फ्लुएंस्ड है। सेल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि गार्ड की तरह काम कर रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही इनफैक्ट एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी नहीं होता है। क्रोमोसोम क्रोमैटिन सब होगा, राइबोसोम्स भी होंगे, बट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस बेटा कुछ भी नहीं होगा। सो माय नेम इज उपासना मोंगिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आईसीएसई वाला, जो स्पेशली डेडिकेटेड है आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों, क्लास 9 का बायो का फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ते हो, दैट इज सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है ये सेल? पूरा चैप्टर 45 मिनट्स में रिवाइज करेंगे। अब मैम 45 मिनट्स में रिवीजन? यस बेटा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आपको एग्जाम से पहले फाइनल रिवीजन करनी होगी। तब तुम अपनी पूरी बुक लेकर नहीं बैठोगे, आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हालांकि ये चैप्टर तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, बट इसको हम बहुत होते हैं ना हाईलाइटेड पॉइंट्स, वो 45 मिनट्स में क्लास में ही रिवाइज और लर्न करके जाएंगे। जिन बच्चों ने एक भी बार इस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है, बैच में नहीं है, उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही याद हो जाएंगे बेटा। चलो देखते होता क्या है सेल। सेल की डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मैम यही डेफिनेशन क्यों रखी? क्योंकि बेटा सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसी सेल से बने हैं। तुम, मैं, डॉग्स, कैट्स, लायंस, प्लांट्स, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, किसी भी तरीके का प्लांट हो, फंगस हो, बेटा अमीबा पैरामीशियम के बारे में सुना है, ये सारे के सारे इसी सेल से बने हैं। तो क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए स्ट्रक्चरल एंड ये फंक्शन भी तो करता है। इसके बिना तो हम फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। दैट इज व्हाई वी सी दैट इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एज वेल। क्या ये स्मॉलेस्ट पार्ट है? यस, हमारी बॉडी का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो कि बेटा सारे एसेंशियल फंक्शंस कर सकता है। चाहे तुम या कोई भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेटा जीने के लिए चाहिए खाना, यानी कि न्यूट्रिशन। बेटा एनर्जी बनानी है तो फूड को तोड़ के किया जाता है रेस्पिरेशन। एंड ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो ये सेल कर सकता है। हम मल्टी सेल्यूलर है तो हमारी बॉडी में सारे मिलके काम कर रहे हैं। बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर है तो बेटा एक ही सेल के कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि पूरे लाइफ के प्रोसेसेस वो इकलौता सेल करता है। उसके बाद आ जाओ डिस्कवरी ऑफ सेल। भाई कोई तो होगा ना जिसने सबसे पहले बताया होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं। किसी ने तो पहली बार देखा होगा। तो पहली बार जिन्होंने सेल को देखा था वो डेड सेल्स थे, रॉबर्ट हुक। ये है रॉबर्ट हुक। इन्होंने बेटा 1635 में जन्म लिया एंड उसके बाद ही डिस्कवर्ड एवरीथिंग अबाउट सेल्स एंड ऑल। सबसे पहले इन्होंने डेड सेल के ऊपर काम किया। क्वेश्चन ये आता है कि कौन से सेल के ऊपर इन्होंने काम किया। तो जो पेड़ का तना होता है ना, जिसको हम बार्क ऑफ द ट्री बोलते हैं, उसके बेसिकली सेल्स इन्होंने उठाए थे। देयर आर सम थियरीज जिसमें वाइन की बॉटल अगर तुमने देखी होगी तो उसके कवर करने के लिए एक वुड का कॉर्क लगा होता है। उनके सेल्स को भी इन्होंने स्टडी किया था एंड ही फाउंड सम हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है बेटा, घर होता है, उसको हनी कॉम्ब बोलते हैं। तो उनको ना ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखे तो ही रियलाइज्ड कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ऐसा लग रहा है जैसे कंपार्टमेंट्स हो। इसको इन्होंने नाम दिया सेल्यूला। अपनी लैंग्वेज में इसको नाम दिया सेल्यूला। सेल्यूला मतलब कंपार्टमेंट्स, और सेल्यूला को ही कट करके हम बोलते हैं सेल। यहीं से नाम आया है सेल। सो इनको छोटे छोटे बॉक्स कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर दिखे एंड ही यूज हिज ओन माइक्रोस्कोप। इन्होंने खुद बेटा अपना माइक्रोस्कोप बनाया था। ये खुद का इनका माइक्रोस्कोप था। जो तुम्हारे स्कूल में माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं, वो इसी डिजाइन से इन्फ्लुएंस्ड है। इसी डिजाइन को लेकर बेटा आज के कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। हालांकि वो बहुत अच्छा काम करता है, वो हमें 200 से 2000 टाइम्स मैग्निफिकेशन देता है। सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं, जो रिसर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं जो 2 लाख गुना मैग्निफिकेशन दे सकता है। ठीक है। सो इसके बाद आए थे हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट हु इज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने बेसिकली पहले लिविंग सेल को देखा था। फर्स्ट सेल रॉबर्ट हुक, बट अगर क्वेश्चन में आ जाए फर्स्ट लिविंग सेल तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। बेटा इन्होंने भी खुद के माइक्रोस्कोप बनाए थे। देखो ये माइक्रोस्कोप इनका खुद का बनाया गया था। इन्होंने करीब ऐसे 400 माइक्रोस्कोप्स बनाए थे जो बहुत बढ़िया मैग्निफिकेशन देता था। एंड
इसमें एक सिंगल बाई कॉन्वेक्स लेंस यूज होता था जो कि 200 टाइम्स मैग्निफिकेशन देता था। तो अगर हम कंपेयर करें तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक का माइक्रोस्कोप ज्यादा बढ़िया था और इनको जो चीज हाथ लगती थी बेटा उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना शुरू कर देते थे। फिर आते बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज सेल थियरी। सेल थियरी अब बाद में शुरू हो गई, बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए, काम करने लग गए, मतलब पढ़ने लग गए, स्टडी करने लग गए सेल के बारे में। देयर वाज दिस साइंटिस्ट जिनका नाम है मैथियस श्लाइडन। इन्होंने बोला, प्लांट्स के ऊपर स्टडी करते थे, बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट प्लांट्स के ऊपर स्टडी करते हैं, तो इन्होंने रियलाइज किया कि सारे प्लांट सेल से मिलकर बने हुए हैं। देन देयर वाज अनदर साइंटिस्ट जिनका नाम है थियोडोर श्वान। उन्होंने स्टडी किया कि यार सारे एनिमल सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो इन मनी की थ्योरी को हमने कंबाइन कर दिया दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स ओनली। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है रुडोल्फ विर्शो। इन्होंने 1858 में कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे, मॉडिफिकेशंस मतलब कुछ चेंजेस किए थे, और उस चेंज में इन्होंने क्या कहा कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स से ही निकल कर आए हैं। एक सेल डिवाइड करता है, दो से 4, उसके बाद नए नए सेल्स बनते हैं। देयर वाज अ टाइम जब लोगों को अंधविश्वास था बेटा, उनको जादू टोना लगता था, काला जादू लगता था कि सेल्स बन रहे होंगे, बट द रियल ट्रुथ इज कि एक नया सेल ही अपने को तोड़कर 2 नए सेल्स बनाता है, एंड दिस कंटिन्यूज। सो व्हाट आर द 3 पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थियरी? 3 पॉइंट्स थे। पहला है सेल की डेफिनेशन, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी इसको याद कर लो। एक काम करो, जो भी बच्चा मुझे देख रहा है वो कमेंट्स के अंदर तीनों सेल थियरी के पॉइंट्स फुल लिखेगा। फर्स्ट, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा पोस्टुलेट क्या है? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। थर्ड, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एंड अगर साइंटिस्ट का नाम आए तो मैथियस श्लाइडन ने प्लांट्स, थियोडोर श्वान ने एनिमल्स एंड रुडोल्फ विर्शो ने करी थी मॉडिफिकेशंस। ठीक है, ये आपको कमेंट्स में लिखना है। नाउ यू नो कि बेटा सेल्स जो हैं वो एक भी हो सकता है, थोड़े बहुत भी हो सकते हैं, और बहुत ज्यादा करोड़ों में भी हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनि मींस वन, वो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट एक यूनिसेल्युलर फंगस है। वैसे फंगस ना मोस्टली मल्टी सेल्युलर होती है, जो तुम्हारे टिफिन में, पुरानी मिठाइयों में आ जाती है बेटा, व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर की, कॉटन जैसी होती है। तुमने अनियंस भी खराब होते हुए देखे होंगे, सब्जी खराब होती देखी होगी, उसके अंदर भी फंगस होती है। तो फंगस मल्टी सेल्युलर होती है। बट ये जो ईस्ट है ना, जिसको हम खाने में भी यूज करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज होता है, ये यूनिसेल्युलर है। अमीबा एक प्रोटिस्टा है, पैरामीशियम भी एक प्रोटिस्टा है, ये एक ही सेल से मिलकर बने हुए हैं। फिर आ जाते हैं फ्यूज सेल्ड, और फिर आ जाते हैं मल्टी सेल्ड। बेसिकली ये दोनों ही मल्टी सेल्ड हैं। यहां पर सेल का नंबर कम है और यहां पर सेल का नंबर बहुत ज्यादा है। some are very small plants और animals, for example स्पायरोगायरा और वॉल्वॉक्स, ये दोनों एल्गी है बेटा। तुम देखते हो पुराने पानी के ऊपर ग्रीन का कुछ डिपॉजिट हो जाता है, काई बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, वो फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाती है। सारी एल्गी नहीं, बट कुछ एल्गी। और उसके बाद मल्टी सेल्यूलर में ऑब्वियसली हम आ जाएंगे, बड़े बड़े एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, वो सारे मल्टी सेल्यूलर है। इतनी बात समझ में आ गई तो इस वाले टॉपिक से बनते हैं तुम्हारे एमसीक्यूज कि हमारी बॉडी का सबसे छोटा सेल कौन सा है? तो रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स ऐसी शेप के होते हैं बेटा, यहां पर गड्ढा होता है, नीचे से भी देखोगे तो गड्ढा होता है, बीच में से ना ऐसे पतला सा होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ एल्पेनली भी टॉफी की तरह है। इस शेप को हम डिफाइन करते हैं बाई कनकेव शेप की तरह, और ये हमारी बॉडी के सबसे छोटे सेल्स होते हैं। छोटे इसलिए ताकि ये ब्लड वेसल्स और ब्लड कैपिलरीज में आसानी से पास कर सके। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ जाता है कि मेल और फीमेल में सबसे छोटा सेल कौन सा है, तो फीमेल्स में तो ऑब्वियसली रेड ब्लड सेल, बट मेल्स के अंदर स्पर्म्स होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? नर्व सेल या न्यूरॉन, क्योंकि इसको सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है। बाकी इसके बारे में डिटेल में आप टिश्यू चैप्टर में पढ़ते हो। फिर बेटा प्लांट्स के पास होते हैं गार्ड सेल्स, जो कि राजमा जैसी शेप के होते हैं। ये देखो, एक राजमा ये रहा, एक राजमा ये रहा, इनको राजमा नहीं गार्ड सेल्स बोलेंगे, इनकी शेप को कंपेयर किया गया है। फिर आते हैं हमारी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स की शेप अमीबा जैसी होती है। बेसिकली अमीबा की ना कोई फिक्स्ड शेप और मूवमेंट नहीं है। अमीबा ऐसे ऐसे करके साइटोप्लाज्म को फैलाकर मूव कर सकता है, तो हम व्हाइट ब्लड सेल्स को अमीबा की शेप से कंपेयर करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे मसल सेल्स। मसल सेल्स इकलौते हैं जो अपनी शेप को एडजस्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। तो यहां से बेटा कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। और एक और पॉइंट ऐड कर लो, लार्जेस्ट सेल। अच्छा ये भी चलो तुम लोग मुझे बताना कमेंट्स में कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है।
लार्जेस्ट सेल कौन सा है, और पूरे वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट सेल है एक बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ भी बोलते हैं। बट तुम्हें कमेंट्स में आंसर करना है लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ठीक है। अब आती है क्वेश्चन की बारी। ये क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, इसलिए बार बार हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ऑल लाइफ स्टार्ट्स एज, सारी लाइफ, चाहे हमारी भी बात हो बेटा, हम सब एक सिंगल सेल से ही बने हैं। उसके बाद आ जाओ, हु कॉइन्ड द टर्म सेल, रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म दी थी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेनेट ऑफ सेल थियोरी प्रपोज्ड बाय थियोडोर श्वान, तो थियोडोर श्वान ने बोला था दैट ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। देन आ जाओ, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या ये मैं तुमको लास्ट में करा दूं, क्योंकि अभी आपने सेल ऑर्गेनील्स नहीं पढ़ी है। वैसे तो हम ये रिवीजन कर रहे हैं, बट कंसीडरिंग द फैक्ट कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद पहली बार इस चैप्टर को 45 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो बेटा आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक लास्ट में ही समझ आएगा। ये एक टेबल है, यहाँ से एमसीक्यूज के चांसेस होते हैं कि लिविंग पार्ट्स कौन से हैं, सेल मेम्ब्रेन, नॉन लिविंग पार्ट, सेल वॉल, प्लांट्स के अंदर होती है सिर्फ, साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, these all are living, whereas granules, vacuoles and fat droplets, these are non living. Now what is protoplasm? बेटा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? मान लो ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो सारा एरिया होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर जो सारा एरिया होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, ये दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। और अगर तुम इस मेम्ब्रेन को हटा दो, सेल वॉल को हटा दो, तो वो बन जाएगा प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द सेल्स? सेल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि गार्ड की तरह काम कर रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं बेटा, यहाँ लिखा हुआ है। एनिमल सेल की बात करूं तो ये आउटर मोस्ट है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में आउटर मोस्ट सेल वॉल होगी, क्योंकि उनके पास सेल वॉल है। यार हमारे पास एक ही मेम्ब्रेन है प्रोटेक्शन की, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। नाउ इट इज बेसिकली प्लांट्स में सेकंड नंबर पे है, हमारे में फर्स्ट नंबर पे है, बाहर से अगर हम अंदर की तरफ आएंगे। बहुत पतली होती है, इट इज फ्लेक्सिबल एंड लिविंग, इट हैज स्मॉल पोर्स एंड इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि हर एक चीज को अंदर नहीं आने देगी। इट अलाउज ओनली सर्टेन थिंग्स टू एंटर, और ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी है, इसलिए इसको लिपोप्रोटीन्स बोल देते हैं। इसका फंक्शन क्या है बेटा? ये एक सेल की बाउंड्री क्रिएट करती है ताकि दूसरा सेल अपने घर में रहे और एक सेल अपने घर में रहे। ये एंट्री और एग्जिट कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स की कंट्रोल करती है, जैसे तुमको पता है, सिलेक्ट करके परमिशन देगी। एंड ये सेल की शेप को मेंटेन करती है। सेल आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस बेटा। देन आ जाती है सेल वॉल, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में है। ये नॉन लिविंग है, और जैसे सेल मेम्ब्रेन सिलेक्ट करके परमिशन दे रहा था ना, ये सारी चीजों को परमिशन दे देता है एंट्री एग्जिट की। एंड ये मोस्टली प्लांट्स में सेल्यूलोज से मिलकर बना है, एंड इट इज फ्रीली परमिएबल। इसका और फंक्शन क्या है? ये सेल की शेप को मेंटेन करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, एंड इट अलाउज एनीथिंग टू एंटर द सेल। बट इसका काम है शेप को मेंटेन करना एंड प्रोटेक्शन देना। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर वाला और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला ये जो हिस्सा है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं बेटा। ये पानी से, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, पानी होंगे, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे, एंड यहाँ पर बहुत सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती है। देखो लिखा है ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये जगह देता है सारी सेल ऑर्गेनील्स को काम करने के लिए। इसके अंदर तुम क्योंकि आगे बढ़ चुके हो, रेस्पिरेशन पढ़ चुके हो मेरे साथ, तो बेटा ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में, वो भी यही होता है। फिर आ जाओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनील है। ये न्यूक्लियस के बाहर कुछ इस तरीके से लाई कर रही होती है, ठीक है बेटा। ये जुड़ी हुई होती है यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और यहां जुड़ रही होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो दोनों साइड कनेक्टेड है। इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है, इट इज कंटिन्यूअस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द आउटर साइड एंड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनसाइड, ठीक है। देन ये इरेगुलर है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, मैंने देखो रैंडमली बना दी है। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। सेल के अंदर जेली जैसा सामान है साइटोप्लाज्म, तो तुम अगर बड़ी बॉल इमेजिन करो तो साइटोप्लाज्म को होल्ड करने के लिए कुछ चाहिए ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज दैट। ये क्या करता है? दो टाइप्स का होता है।
कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स जुड़े हुए होते हैं जो इसका रफ सरफेस बना देते हैं, उसको हम आरईआर बोलते हैं। आरईआर का काम है प्रोटीन्स बनाना, क्योंकि राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन्स बनाना। एंड बेटा एक होता है एसईआर विच इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। एंड एसईआर का काम है लिपिड्स बनाना। लिपिड्स को तुम अभी फैट्स मान सकते हो, लिपिड्स वी कैन कॉल इट फैट फॉर नाउ, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से आप फैट्स इसको बोल सकते हो। फिर आ जाओ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्या क्वेश्चन आते हैं, तुमको ऐसे एक डायग्राम दे दिया जाएगा और तुमको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है। इन फोल्ड्स को बेटा हम क्रिस्टेई बोलते हैं, और ये फोल्डेड इसीलिए होती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन रिएक्शन हो रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड बन गया था, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और ऑक्सीजन को यूज करके एटीपी बनाता है विच इज द एनर्जी मॉलिक्यूल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको ये रिएक्शन करने के लिए जगह चाहिए बेटा, जब ये रिएक्शन करेगा तो ये फोल्ड्स थोड़े लूज हो जाएंगे और सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे। सो बेसिकली व्हाई इट इज फोल्डेड, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प कर सके। इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है, ठीक है, एंड खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। डबल वॉल्ड होती है बेटा, मोस्टली इसकी शेप सॉसेज शेप जैसी होती है, एंड ये हेल्प करता है एटीपी बनाने में। पायरुविक एसिड जो बना वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, यानी कि ऑक्सीजन को यूज करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ गोल्जाई अपैरेटस। गोल्जाई अपैरेटस को प्लांट्स में डिक्टायोसोम्स बोलते हैं। ये बेटा लिंक्ड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने यहाँ पर जो लिपिड्स और प्रोटीन्स बनाए हैं, इनको स्टोर करना है, पैक करना है और मॉडिफाई करना है, वो काम गोल्जाई अपैरेटस करेगा। वन मोर पॉइंट, इसको अपैरेटस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना इसके साथ देखो यहाँ पर कुछ ऐसे वेसाइकल्स भी होते हैं, ट्यूब्यूल्स भी होती हैं, ठीक है, और कुछ वैक्यूल्स भी होते हैं। तो इसके साथ ना अलग अलग स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड हैं, इसीलिए अपैरेटस वर्ड आ गया, क्योंकि इसके अंदर ट्यूब्यूल्स हैं, वेसाइकल्स हैं, वैक्यूल्स हैं, ये सारे स्टोरेज स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। देन फ्लैटेंड मेम्ब्रेन, देखो फ्लैट मेम्ब्रेन एक के ऊपर एक के ऊपर एक पड़ी हुई है, और इनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं बेटा, सिस्टर्नी। ये दोनों टर्म्स तुमको सेम लगेंगी, बट इसको ध्यान रखना, क्रिस्टेई माइटोकॉन्ड्रिया में है और गोल्जाई अपैरेटस में सिस्टर नहीं है। फिर आ जाओ व्हाट इज द फंक्शन। एक तो मैंने तुमको बताया कि क्या क्या काम करता है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। उसके अलावा तुम्हारी बुक कहती है कि ये ना बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, जैसे ग्रोथ हार्मोन। तुम्हारे हार्मोन्स पता है ना तुमको, हमारी बॉडी में केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन जो तुम्हारी हाइट बढ़ाता है। उसके अलावा स्पर्म सेल बनता है बेटा मेल्स के अंदर, उसके अंदर एक्रोसोम नाम का केमिकल डलता है, वो भी गोल्जाई अपैरेटस बनाता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन नहीं है, बट बुक में था तो आई थॉट ऑफ एडिंग दिस पॉइंट। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोलेंगे, छोटे छोटे होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी मिलेंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच्ड है। काम क्या है, काम वही रहेगा, प्रोटीन्स बनाना, प्रोटीन्स फैक्ट्री बोलते हैं बेटा इनको। एंड इट इज मेड अप ऑफ सिंगल वॉल ओनली। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस सबकी दो दो मेम्ब्रेन है, इसकी सिंगल मेम्ब्रेन ही है, एंड काम है प्रोटीन्स बनाना। लाइसोसोम्स आ जाओ, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं इसको। ऐसे इमेजिन करो कि सेल के अंदर ऐसे ना कुएं पड़े हुए हैं बेटा, तेल के कुएं पड़े हुए हैं, उबलते हुए खोलते हुए तेल के कुएं पड़े हुए हैं। जो उसके अंदर तेल है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स हैं, इनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी बोलते हैं, और ये एंजाइम्स सेल को तोड़ देते हैं, सेल को ब्रेक डाउन कर देते हैं। पर मैम ये ऐसा क्यों करेंगे बेटा, सेल जब इंजर्ड हो जाएगा, ठीक है, मान लो सेल के अंदर चोट लग गई है या सेल के अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंस आ गया, सेल किसी काम का नहीं है, सेल बूढ़ा हो गया है, तब उसको जरूरत नहीं है ना काम करने की। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स मरते हैं, बहुत सारे सेल्स बनते रहते हैं, तो ये किल कर देता है सेल को, ठीक है। एंड इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन मतलब सेल के अंदर ही सारा सामान डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। आगे आ जाओ, इसके बाद है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्लास 10th में पहले चैप्टर में ही आ जाता है, तो इसको ध्यान से सुन लो। पहली बात, एक तो ये एनिमल सेल में ही होती है। सेंट्रोसोम ऐसे राउंड बॉडीज होती हैं, इसके अंदर एक और सेल ऑर्गेनील होती है जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं। ये देखो ये लिखा है, कंटेन्स 1 और 2 सेंट्रियोल्स। तो ये जो अंदर स्ट्रक्चर बनाया ना मैंने, ये सेंट्रियोल है, ठीक है। ये करेगा क्या, ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। व्हाट इज सेल डिवीजन, जब एक सेल को 2 में
तोड़ना है, ब्रेक होना है, उस टाइम पे बेटा इसकी जरूरत पड़ती है। ये अपने अंदर से कुछ छोटे छोटे प्रोटीन के धागे जैसे स्ट्रक्चर्स निकालता है जिसको स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। तो देखो, फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, एंड इट रेगुलेट्स सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा प्लास्टिड्स, ठीक है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की कैटेगरी में आता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर जो मैट्रिक्स है वो प्रोटीन, पानी, बहुत सारे सब्सटेंसेस से बना हुआ है। इसके पास भी इसका खुद का डीएनए होगा। एंड अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डबल मेम्ब्रेन कर दो, डबल मेम्ब्रेन के साथ इसके अंदर ऐसे थाली पे थाली पे थाली पे थाली पे जोड़ दो, जैसे शादियों में जाते हैं तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक थाली जैसे जुड़ी हुई होती है ना, वो सबसे ऊपर जो थाली होती है उसको हम थाइलाकॉइड बोलते हैं। थाली से याद रखना, थाइलाकॉइड। एंड ये जो पूरा प्लेट एक मतलब एक के ऊपर एक पाइल लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, इसको हम ग्राना बोलते हैं। और ये जो सारा बाहर एरिया है इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा। इसके पास भी इसका खुद का डीएनए होता है, ठीक है। अब इसके फंक्शंस पर आ जाओ बेटा, नाम से फंक्शन याद करना है। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो ये ग्रीन कलर का होता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है प्लांट्स के अंदर। ल्यूकोप्लास्ट की बात करूं तो इसके पास कोई कलर नहीं है, तो ये स्टोरेज का काम करता है। अगर मैं क्रोमोप्लास्ट की बात करूं, ये अलग अलग कलर्स का होता है, जो तुम फ्रूट्स और फ्लावर्स अलग अलग रंग के देखते हो, इतने सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस क्रोमोप्लास्ट। एंड बेटा देखो, एक पिगमेंट है, पिगमेंट मतलब कलर, ज़ैंथोफिल्स, ज़ैंथोफिल येलो कलर देंगे, ठीक है। कैरोटीन गाजर जैसा बिल्कुल रेड ऑरेंजिश कलर देगा। एंथ्रोसाइनिन एक और पिगमेंट होता है जो कि बेटा साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व है। ये एक अलग से फैक्ट है, प्लीज नोट इट डाउन, कि एंथ्रोसाइनिन एक और पिगमेंट है, बट वो क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स के अंदर नहीं है, वो अलग से साइटोप्लाज्म में पड़ा है, जो ब्लू वायलेट कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है बच्चा। चलो आगे आ जाओ। न्यूक्लियस वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनील, लार्जेस्ट होती है, मोस्टली गोल होती है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस होती है लाइक दिस। एंड इसके बीच में पोर्स होते हैं बेटा, जिनको न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन बोलते हैं, ये हमें पेरेंट्स से मिले हैं हमारे। इसके साथ इसके अंदर एक और स्पेशल एरिया होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जहां पर बेटा छोटे छोटे राइबोसोम्स और आरएनए पड़े हुए होंगे, ठीक है। तो देखो, कंटेन्स नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, जिसको क्रोमैटिन या डीएनए बोल दो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, देखो मैंने छेद बनाए हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स हो गए। डबल मेम्ब्रेनस होता है, ये सारे सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर इसको निकाल दिया तो सेल मर जाएगा, बट कुछ सेल्स ऐसे हैं जैसे रेड ब्लड सेल, मैच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। क्रोमोसोम्स होंगे जो कि जो हमें विरासत में कैरेक्टर्स मिले हैं हमारे पेरेंट्स से, वो इसी धागे के ऊपर होते हैं बेटा। न्यूक्लियोलस, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोला है बेटा, एक ही बात है, सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है। यहाँ पर राइबोसोम्स बनेंगे, देखो डॉट डॉट बनाए, राइबोसोम्स हैं, ठीक है। ये प्रोटीन राइबोसोम्स बनेंगे, जहां राइबोसोम्स आ गया वहां प्रोटीन आएगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा बेटा। आरएनए भी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये डिक्टेट करता है राइबोसोम्स को कि आगे जाके प्रोटीन्स बनाओ। यहाँ राइबोसोम बनेंगे, फिर राइबोसोम इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे कि बॉडी में और प्रोटीन्स बनाने हैं। नेक्स्ट, क्रोमैटिन फाइबर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो मैं तुमको बता रही थी, ठीक है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है रेस्टिंग स्टेज में पड़ा हुआ होता है और क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। चलो मैं तुमको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम अपने न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो तुमको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे रैंडमली फैला हुआ दिखेगा, क्योंकि सेल अभी डिवाइड नहीं कर। जब तुम देखोगे कि सेल डिवाइड कर रहा है तो ये जो धागा है ये प्रोटीन्स के ऊपर खुद को ऐसे बहुत अच्छे से कॉइल करना शुरू कर देगा बेटा, ऐसे कॉइल करना शुरू कर देगा। अब हम इसको क्रोमैटिन नहीं क्रोमोसोम बोलेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। दोनों है एक ही चीज, बट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। एक ऐसे रैंडमली अनकॉइल्ड पड़ा है और एक ऐसे कॉइल्ड पड़ा है, क्रोमैटिन क्रोमोसोम। और जब इसको खोल के देखोगे तो इसके अंदर तुमको डीएनए मिलेगा। ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है बेटा, इसी के ऊपर जीन्स भी होते हैं, जो जीन्स हमें पेरेंट्स से मिले हैं वो भी इसी क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। वैक्यूल स्टोरेज यूनिट्स होती हैं, बहुत सारा सामान बेटा स्टोर करना होता है। प्लांट्स को तो बहुत सारी चीजें स्टोर करनी होती हैं, ठीक है। सो वैक्यूल के अंदर मोस्टली तुमको पानी और पानी में सॉल्यूबलाइज्ड चीजें मिलेंगी।
स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, ऑयल भी स्टोर करता है, फूड भी स्टोर करता है, कलर, वेस्ट प्रोडक्ट सब स्टोर करेगा। फिर आते हैं ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वैक्यूल से और ज्यादा छोटे होते हैं। इसके पास सिंगल मेम्ब्रेन होगी बेटा। प्लांट्स में ये स्टार्च स्टोर करेगा, ठीक है। एनिमल्स में ये ग्लाइकोजन स्टोर करेगा, फैट स्टोर करेगा एंड डिफरेंट मटेरियल्स। तो बेसिकली वैक्यूल्स और ग्रैन्यूल्स में क्या डिफरेंस है मैम? बेटा वैक्यूल्स आर लार्ज इन साइज, ग्रैन्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। वैक्यूल्स के पास की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ग्रैन्यूल की मेम्ब्रेन ही नहीं है, रैंडमली चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब आ जाओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। सबसे पहले तो सेल वॉल का डिफरेंस है, हमारे पास है नहीं, इनके पास है, प्लांट्स के पास, और सेल्यूलोज से बनी हुई है। सेंट्रोजोम प्लांट्स के पास नहीं होता, हमारे पास होता है। वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा होता है, ठीक है। मान लो ये प्लांट सेल है तो वैक्यूल यहाँ इतनी बड़ी जगह ले लेगा और न्यूक्लियस को साइड में धक्का मार देगा बेटा, तो न्यूक्लियस तुमको पेरीफेरी पे मिलेगा। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वैक्यूल्स बहुत सारे हैं, छोटे छोटे हैं, और समटाइम्स कुछ वेस्ट सब्सटेंस स्टोर करेंगे या फिर कुछ सीक्रेट करेंगे। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में होंगे, हमारे अंदर नहीं है। साइज प्लांट सेल का बड़ा होता है, हमारा छोटा होता है कंपैरेटिवली। साइटोप्लाज्म हमारे अंदर ज्यादा डेंस होता है क्योंकि हमें ज्यादा केमिकल एक्टिविटीज करनी है एज कंपेयर टू प्लांट्स, तो इनके अंदर साइटोप्लाज्म इतना डेंस नहीं है। देखो तुमको ना कुछ रटना नहीं है, तुमको यहाँ थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है कि भाई हमारे अंदर ज्यादा केमिकल एक्शन हो रहा है तो हमारा साइटोप्लाज्म डेंस है। अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म बेटा, क्योंकि बहुत सारी जगह, जैसे ये देखो ये सारा साइटोप्लाज्म है ना, तो यहां साइटोप्लाज्म बहुत कम दिखेगा क्योंकि मेजॉरिटी एरिया वैक्यूल ने ऑक्यूपाई कर लिया। प्लांट्स के अंदर ऐसी कंडीशन है, एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनील्स छोटी छोटी है तो साइटोप्लाज्म को ज्यादा एरिया में दिखेगा। नाउ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इंपॉर्टेंट है। देखो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, अब तुम बहुत अच्छे से समझ पाओगे। प्रोकैरियोटिक सेल में जो तुमने सारी अभी सेल ऑर्गेनील्स पढ़ी है वो नहीं होती है। इनफैक्ट एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी नहीं होता है। क्रोमोसोम क्रोमैटिन सब होगा, राइबोसोम्स भी होंगे, बट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस बेटा कुछ भी नहीं होगा। न्यूक्लियस नाम की चीज नहीं बोलते हम, उसके अंदर बोलते हैं न्यूक्लियोइड। देखो ये जेनेटिक मटीरियल है, यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन तुमको नहीं दिख रही है ना, तो इसको हटा देते हैं। दिस एरिया इज नोन एज न्यूक्लियोइड, इस एरिया को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। एंड प्रोकैरियोटिक, प्रो मींस प्रिमिटिव, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, वेरी स्मॉल इन साइज। इनके रीजन को न्यूक्लियस बोलना पाप है, हम न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल कंपेयर करो, दीज आर सेल्स विद न्यू मॉडर्न न्यूक्लियस, इनके पास बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है प्रॉपर, इनके पास नहीं है। क्रोमोसोम की बात करें तो इसके पास सिंगल क्रोमोसोम, हमारे पास मोर देन वन क्रोमोसोम होंगे। न्यूक्लियोलस आरएनए राइबोसोम्स का कॉम्बिनेशन इनके पास नहीं है बेटा। न्यूक्लियोलस यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। सारी मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गेनील्स एब्सेंट होंगी, हमारे अंदर प्रेजेंट होती हैं। सेल डिवीजन बहुत सिंपल तरीके से करता है, फिजन कर लेगा, बडिंग कर लेगा, बट यहां पर सेल डिवीजन या तो माइटोसिस से होगी या मियोसिस से होगी। अगर तुम डायग्राम को कंपेयर करो, ये देखो न्यूक्लियस, ये येलो वाला न्यूक्लियोलस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, सेंट्रियोल्स, इनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं बेटा, ठीक है। तो ये मैम कौन से सेल से, हम भी बने हैं क्या इन सेल से? नो, वी आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया होता है बेटा, ठीक है। जितने भी बैक्टीरिया तुम पढ़ते हो वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक हैं। बहुत पहले अर्थ पे जब लाइफ फॉर्म हो रही थी तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स ही आए थे। नाउ दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको बताना है कि विच ऑफ द सेल ऑर्गेनील इज करेक्टली मैच्ड। राइबोसोम, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, बेटा यही आंसर है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी बनाता है, ये रॉन्ग होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल नहीं होती। सेंट्रोजोम जीन कैरी नहीं करता है, सेंट्रोजोम स्पिंडल फाइबर बनाता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। विच सेल ऑर्गेनील इज इज कंसर्न्ड विद ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। तो बेटा कौन सी है जो सोलर एनर्जी से कंसीडर है? इसके ऑप्शंस मत देखो, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है ना। बार बार हम सेम क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्यों मैम? बेटा बार बार यही क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होंगे? राइबोसोम्स होंगे, तभी वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। गिव द लोकेशन एंड मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम या तो साइटोप्लाज्म में पड़ा है या फिर बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड है, दो जगह मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया तुमको किस में मिलेगा? साइटोप्लाज्म में, गोल्गी अपैरेटस साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी साइटोप्लाज्म में मिलेगा।
नेम द केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन सेल वॉल। सेल वॉल में सेल्यूलोज मिलता है। क्रोमोसोम के अंदर बेटा डीएनए और प्रोटीन्स मिलते हैं, दो चीजें मिलती हैं। राइबोसोम, राइबोसोम वाला नहीं आएगा, मैंने तुमको मैराथन में भी बताया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है? लिपोप्रोटीन्स, यानी कि इसके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों है। और लाइसोजाइम्स के अंदर क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। 40 अलग अलग तरीके के एंजाइम्स होते हैं और यही एंजाइम्स सुसाइड करने में हेल्प करते हैं, सेल को किल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन, लार्जेस्ट सेल वैसे तुमको एक कमेंट्स में बताना था बट कोई बात नहीं, ऑस्ट्रिच का एग सेल होता है। इरेगुलरली शेप्ड सेल बेटा अमीबा, किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स और इलोंगेटेड सेल्स होते हैं हमारे मसल फाइबर्स। ठीक है, सो दीज वर सम क्वेश्चंस। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर किसका फिगर दिया हुआ है तुमको आइडेंटिफाई करना है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसलिए हमने बेटा इसका डायग्राम भी देखा था। ठीक है, इन विच टाइप ऑफ सेल इज दिस प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्ट्रक्चर? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड सम हार्मोन्स। ऑल्सो रिमेंबर लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स थे ना, ये वही सीक्रेट, ये भी मतलब उसके एंजाइम्स भी यही सीक्रेट करता है। ओह वेट वेट वेट, नो 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 नो, दिस इज रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, गलती हो गई। ये तो मैंने गोल्जाई अपैरेटस के फंक्शंस बता दिए तुमको। अरे बाप रे, गलती हो गई भाई, गलती हो गई। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्ट्रक्चर? इट हेल्प्स इन ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, है ना। और तुमको लेबल करना है 1 2 3 4। तो 1 जो है बेटा वो आउटर मेम्ब्रेन है, 2 जो है वो इनर मेम्ब्रेन है, 3rd ये वाला सारा कंटेंट है, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, और ये जो थाली एक के ऊपर एक रखी हुई है इसको हम ग्राना बोलते हैं। नाउ अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस स्ट्रक्चर। क्या लग रहा है बेटा? ये देखो, तुमको यहाँ पोर्स से पहचानना है। तो ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है। Why is this structure important for cell? क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट चीफ फंक्शंस कैरी आउट करता है, सारे सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। इसके पास बेटा जेनेटिक मटेरियल होता है ना, इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ये सारे सेल ऑर्गेनील को फंक्शन करने की इंफॉर्मेशन देता है। इज दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स? सो नो, सो यू हैव टू मेंशन कि किस में नहीं होता। मैच्योर रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। और भी एग्जांपल्स तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। सो दैट्स इट बेटा, 45 मिनट। तो मुझे नहीं पता कि कितना टाइम हो गया इस चैप्टर को कंप्लीट कराने में, बट डेफिनेटली अगर आपने पूरा देखा है तो हमने बहुत फास्ट रिवीजन करी है। एंड अगर आप पूरा बैच अटेंड कर रहे हो, रेगुलर क्लासेस, आपने डेप्थ में चैप्टर पढ़ा है, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ऐसे ही सारे लेक्चर्स हम मतलब सारे इसी तरीके से करने वाले हैं। 45-50 मिनट्स में हम कोशिश करेंगे कि अलॉन्ग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम समझ लें। तो मैं तुमको मिलती रहूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।